आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? एक बार यस जरा सर। बताएंगे, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। चलिए करते हैं क्लासेस आज की। पिछली क्लास में हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट करा था। जल्दी में प्लीज, पिछले क्लास में हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट करा था और मैंने आपको बताया था कि सॉलिड कोई मॉलिक्यूल कैसे पता चलेगा है। मैंने आपको बोला था, अभिजीत सिंह यार एक एक करके भी एंट्री लेना है, वेट करेंगे। तो सॉलिड के बारे में हमने बोला था, एनी गिवन सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी हो सकता है। उसके दो तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं उस पर, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन और दूसरा मैंने बोला था एस्केपिंग टेंडेंसी। इसके हिसाब से हमने सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई कर लिया था, फिर हमने सॉलिड की डेफिनेशन लिख लिया था हमने। फिर पिछले क्लास में हमने सॉलिड की कैटेगरी, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह हमने देखा था, जिसमें हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ द नेचर, या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हमने हिसाब से किया था। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड हैव टू टाइप्स, पहला हमने लिखा था एमॉर्फस और दूसरा हमने लिखा था क्रिस्टलाइन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एमॉर्फस में हमने दो तीन बातें बोला था, सॉलिड विच डज नॉट हैव एनी फिक्स या सर एब्सेंट था मैं कल। अपने आप को म्यूट करेंगे। मुझे ठीक करना पड़ेगा। आप अपने आप को म्यूट करेंगे, मैं ही म्यूट कर देता हूँ, खत्म। फिर इसके बाद हमने सॉलिड के बारे में बात करा था कि मतलब एमरफस सॉलिड एक है। एमरफस सॉलिड के बारे में हमने पिछले क्लास में बात कर लिया है कि विच डज नॉट हैव एनी फिक्स और रेगुलर पैटर्न। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसको अगर हम मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल हो जिसको हमने कभी ब्रेक किया तो जिगजैग मोशन में मतलब फट जाए, वो एक रेगुलर पैटर्न में ना हो, जिगजैग मोशन में हो, तो ऐसे वाले को मैंने बताया था पिछली क्लास में, उसका नाम है एमरफस। एमरफस से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में और क्लास 12 मतलब जो बोर्ड है और जेई वगैरह में क्वेश्चन ना के बराबर, बिल्कुल ही ना के बराबर आएगा, नहीं आएगा इसका मतलब। इसके बाद हमने इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टी लिखी थी, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ऐसा हमने कुछ प्रॉपर्टी लिखी थी। प्रॉपर्टीज का लिखा था, दे आर ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा अंडरलाइन हमने करने के लिए बोला था। दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, नॉट ट्रू सॉलिड भी अगेन अंडरलाइन करना था हमें। अभी भी एक दो लाइन पे आ रहे हैं। इसके बाद हमने बोला था, दे आर रिगार्डेड एज सुपर कोल्ड लिक्विड, दे आर रिगार्डेड एज सुपर कोल्ड लिक्विड, यहां तक हमने बात कर लिया था। नेक्स्ट जरा से एक और लिखना था, देयर कूलिंग कर्व इज वेरी स्मूथ। कूलिंग कर्व हमने शायद बना भी दिया था पिछले क्लास में, कूलिंग कर्व उसका बहुत स्मूथ होगा, यहां तक हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट जरा सा अगला प्रॉपर्टी लिखना है, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। थोड़ा जल्दी करेंगे इसे, दे आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक ऐसे लिखते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज लिखना है इसके बाद, दैट इज having same property in all direction, that is having same property in all direction, that is having same property in all direction। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अगर हम देखें थोड़ा एग्जाम्पल ऑफ एएस के बारे में बात करेंगे। एएस का मतलब एमरफस सॉलिड है। एग्जाम्पल ऑफ एएस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था, ग्लास हो सकता है। अगर आप कोई प्लास्टिक कट करते हैं तो आप जानते हैं वो जिगजैग मोशन में कट होगा, इक्वल शेप में कट नहीं होगा। फिर इसके बाद हमने बोला था रबर लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं एमरफस, एमरफस सिलिका, एमरफस सिलिका हम बोल सकते हैं। एमरफस सिलिका एटसेट्रा, ये सब इसके क्या होंगे, एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड लिखना है आपको थोड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। ये सेकंड है हमारा, फर्स्ट था एमरफस, फर्स्ट था हमारा एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन के लिए लिखेंगे थोड़ा सॉलिड विच हैव, सॉलिड विच हैव रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, of particles are known as, are known as crystalline solid, are known as crystalline solid, are known as crystalline solid। जरा प्लीज यहां देखेंगे, मान लेते हैं ये रेंज है, रेंज का मतलब हमने ऐसे डॉट डॉट पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन किया है। जरा सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखें, ये रेंज अपनी मर्जी से मैंने बना लिया है। ये सॉलिड का कोई पार्टिकल था जिसका ये रेंज है, ठीक है, और इसको मान लेते किसी बच्चे ने ब्रेक किया या तोड़ा, ये सॉलिड जो भी ये सॉलिड सरफेस था किसी चीज को तोड़ दिया, तो अगर ये रेगुलर फॉर्मेट में इस तरीके से ब्रेक करे, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करे, इस तरीके से ब्रेक करता है, तो हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन मतलब एक रेगुलर पैटर्न पे ब्रेक होगा। देखो यहां से यहां तक ब्रेक हो रहा है, एक रेगुलर पैटर्न पे ब्रेक होगा। लेकिन अगर ये एमरफस होता तो शायद ऐसे ब्रेक करता, यहां जाता, फिर यहां से इस तरीके का आ जाता, फिर इस तरीके से ब्रेक करके ऐसे चला जाता। यानी एमरफस में रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। एमरफस में कैसे भी हो सकता है, जिगजैग मोशन होगा वहां पे ब्रेक कैसे करेगा, जिगजैग मोशन से करेगा। जबकि क्रिस्टलाइन में कैसा होगा, फिक्स होगा, रेगुलर एक लाइन में ड्रॉ होगा, एक रेगुलर पैटर्न में दिखाई देगा। ठीक है, हम कई बार घरों में कांच वगैरह देखते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में ब्रेक नहीं करता, हमें अच्छे से पता है। कार की ग्लासेस वगैरह इसका बेस्ट एग्जांपल है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है आप देखेंगे कि वो एक बिल्कुल ही मतलब अजीब सा टूटा हुआ है, उसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ CS। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ CS। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ CS। उसमें लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट, दे आर कंसिडर एज ट्रू सॉलिड, दे आर कंसिडर एज ट्रू सॉलिड, दे आर कंसिडर एज ट्रू सॉलिड। सेकंड पॉइंट लिखना है, दे हैव लार्ज रेंज ऑर्डर। लार्ज रेंज ऑर्डर क्या है, जरा सा देखो यहाँ पे इन दो डॉटों के बीच में देख सकते हैं एक रेगुलर पैटर्न आया हुआ है। इस वाले फिगर में जरा यहाँ देखें, इस वाले फिगर में इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किधर किधर ये जा रहा है। ठीक है, ये रेंज में नहीं है, एक अच्छे से रेंज में नहीं है, मतलब छोटे छोटे रेंज में है। यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, कहीं भी ब्रेक कर रहा है। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है सीधा एक बार यहाँ ब्रेक किया, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ। तो बुक्स में लिखा हुआ दे आर लार्ज रेंज ऑर्डर। ठीक है आप लोगों ने थर्ड पॉइंट लिखना है, दे आर ऑब्टेन्ड बाई, थर्ड पॉइंट लिखना है आपको, दे आर ऑब्टेन्ड बाई स्लो एंड कंट्रोल कूलिंग ऑफ लिक्विड, they are obtained by slow and control cooling of liquid, they are obtained by slow and control cooling of liquid। जरा इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, जरा देखो क्या लिखना है, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखेंगे फोर्थ पॉइंट, जरा सभी बच्चे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है इससे, हर साल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फोर्थ के अंदर फर्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है आइसोमॉर्फस। मैं बस आइसोमॉर्फस के बारे में एक एक दो लाइन बोलूंगा, अभी फिलहाल आप आइसोमॉर्फस लिखना है आपको। आइसोमॉर्फस में लिखेंगे टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर ऑब्लिक शेप। आइसोमॉर्फस के डेफिनेशन में लिखेंगे टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर ऑब्लिक शेप, SHAPE। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। इसके ब्रैकेट में जरा लिखना है प्लीज, सभी बच्चों को ब्रैकेट में लिखना है, रेफर टू केमिकल बॉन्डिंग, रेफर टू केमिकल बॉन्डिंग। आइसोमॉर्फस मतलब फोर्थ पॉइंट जो अभी हम लिख रहे हैं, फोर्थ पॉइंट से हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया हुआ था, पिछले कई सालों का ट्रेंड है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो आइसोमॉर्फस मतलब टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर या शेप लिख सकते थे, जिसको हमने केमिकल बॉन्डिंग की क्लास आयनिक बॉन्ड में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड में हमने कवर किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड में कवर किया है। इसके अगर एग्जांपल हम जरा देखें प्लीज, यहाँ देखो, तो एग्जांपल है ZnSO4.7H2O और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है FeSO4.7H2O। इसका नाम जरा प्लीज देखेंगे व्हाइट विट्रियोल है, ये थोड़ा नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है व्हाइट विट्रियोल और इसका नाम है ग्रीन विट्रियोल। ये व्हाइट विट्रियोल आपको याद रखना है और ग्रीन विट्रियोल भी इस फॉर्मूले के साथ याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है। मैं बताता हूं कैसे, अभी फिलहाल देखो यहाँ
सभी बच्चे देखें, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ये नाम भी हमें याद रखना है। प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ इनमें से कौन सा ऑप्शन व्हाइट विट्रियोल है, कौन सा ग्रीन विट्रियोल है, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स नीट वगैरह में आ चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना है। और आइसोमॉर्फस का डेफिनेशन में याद रखना है। आइसोमॉर्फस बेसिकली दो तरीके के कंपाउंड शो कर सकते हैं। पहला कंपाउंड का नाम है बाइनरी, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में दे रखा है, और दूसरा करेगा ऑक्सो सॉल्ट। ऑक्सो सॉल्ट कैसे बनता होगा, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में दिख रखा है कि ऑक्सी एसिड, कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, ऑक्सी एसिड कहीं पे लिखा हुआ है। ऑक्सी एसिड में से जब भी हम मतलब जो अदर ग्रुप रह जाएगा वहां पे, अगर H प्लस को हम बाहर कर देंगे तो जो अदर ग्रुप रह जाएगा उसी का नाम होगा ऑक्सो सॉल्ट। फॉर एग्जांपल देखो, H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है, जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने देख लिया है। इसको 2H प्लस बाहर कर देंगे तो बनेगा सल्फेट, और सल्फेट एक ऑक्सो सॉल्ट है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सल्फेट ही यूज हुआ है, इस फॉर्मूले में कौन यूज हुआ है, सल्फेट यूज हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिंस इन दोनों एग्जांपल में सल्फेट यूज है, और सल्फेट कैसे बनता होगा, एक ऑक्सी एसिड से बनेगा। ऑक्सी एसिड भी कैसे बनेगा, एक ऑक्साइड हम लेंगे, अब प्लस उसमें वाटर डाल देंगे, एक ऑक्साइड प्लस वाटर डाल देंगे तो बनता है ऑक्सी एसिड। ये भी हमने पिछले क्लास में देख लिया है। ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है कि ऑक्सी एसिड क्या है, ऑक्सो सॉल्ट क्या है, ऑक्साइड क्या होता है, वाटर कैसे उसमें मिक्स करेंगे। बाइनरी कंपाउंड कौन है, बाइनरी मतलब ऐसे कंपाउंड जिसका रेशियो 1:1 आ जाए, जैसे NaCl एक बाइनरी है, जैसे MgCl2 बाइनरी है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन ऑक्सो सॉल्ट क्या हो सकता है, NO3 जो HNO3 से बना होगा, NO2, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब कैसे हो जाएंगे, हमारे ऑक्सो सॉल्ट होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा हो। तो इन दोनों कंपाउंडों में क्या सेम है सर, जरा से वो बताइए। इन दोनों कंपाउंड का जब हम एनायन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, जब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे पता चला sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमने पिछले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में 11 में लिखा है कि BCN, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन का कहीं भी ऑक्सी एसिड लिखा हुआ हो, कहीं भी ऑक्सी एसिड लिखा हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का कहीं भी ऑक्सी एसिड हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा हूं। इसके बाद इन दोनों लाइन के बाद हमने थोड़ा और देखा है कि Zn 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज का एलिमेंट है, और यहाँ Fe के बारे में हम बात करेंगे तो ये भी कैसा है, 3D है। तो इन दोनों की साइज अप्रोक्सीमेटली कैसी होगी, सेम होगी। सिंस ऊपर वाले का साइज बिल्कुल सेम है और नीचे वाले के हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो हम बोलेंगे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ग्रुप में ड्रॉप करेंगे, जल्दी करेंगे इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। इधर रफ कर रहा हूं इसे, लिख लिया, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। देखिए बी पॉइंट है उसी आइसोमॉर्फस का, बी पॉइंट है पॉलीमॉर्फस, जरा प्लीज यहां देखना है पॉलीमॉर्फस, ठीक है। फोर्थ का बी पॉइंट ये है जिसमें पॉलीमॉर्फस, इसमें लिखेंगे अ सिंगल कंपाउंड, a single compound exists in more than one structure, more than one structure, a single compound exists in more than one structure। एग्जांपल देखें, जेडएनएस का नाम है जिंक सल्फाइड, जेडएनएस का नाम होता है जिंक सल्फाइड। सभी बच्चे देखें इसके दो पॉलीमर्फस कंपाउंड देखें यहाँ, एक कंपाउंड का नाम है जिंक ब्लेंडेड, एक कंपाउंड का नाम है जिंक ब्लेंडेड। ब्रैकेट में ये कुछ लिखा हुआ है, इसका लाइन अभी मतलब नहीं है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में क्या होता है, अभी इसको भूल जाएंगे। वैसे ये लिखा हुआ है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, लेकिन आपको सीसीटी वगैरह याद नहीं रखना है। और दूसरा है उर्जाइट, उर्जाइट इस तरीके से लिखा होगा, और इसका जो शेप होता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जरा कॉपी करना है आपको। सेम कंपाउंड के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, सेम कंपाउंड के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे तो उसे बोलेंगे पॉलीमर्फस। आइसोमर्फस में टू डिफरेंट कंपाउंड के सेम स्ट्रक्चर बनेंगे या सेम शेप बनेगा तो उसे बोलेंगे आइसोमर्फस। एक लिखा हुआ है जिंक ब्लेंडेड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में काफी आगे, थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर के बाद इंट्रोड्यूस होगा ये। दूसरा लिखा हुआ उर्जाइट जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया। 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, they have sharp melting point and their cooling curve is not smooth,
they have sharp melting point and their cooling curve is not smooth. they have sharp, लिखा आप लोगों ने, melting point and their cooling curve is not smooth. बोर्ड पे जरा सभी बच्चे देखें, आपको याद होगा हमने पिछले क्लासों में, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, पिछले क्लासों में आपको याद होगा हमने गैस स्टेट एक चैप्टर पढ़ा था और गैस स्टेट में हमने कर्व ऐसा देखा था. जरा मैं इस पूरी कर्व को पहले ड्रॉ कर लूं फिर आपको बताता हूं. ये देखिए ऐसा हमने कर्व देखा था. इस कर्व में ये दिखाई दे रहा है कि मॉलिक्यूल इधर से जब इधर की ओर बढ़ रहा है तो गैसियस फेस में था. टाइम जैसे ही मतलब थोड़ा हम लेके और इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस था, गैस ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. लिक्विड के बाद जरा देखें, इसके बाद ये मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. अब फाइनली जो होगा ये किस में हुआ, सॉलिड में होगा. ये वहां पे बनाना है आपको. ये ग्राफ बेसिकली आपने क्या बनाया है, तो ग्राफ ये है कि अगर हम टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करेंगे, धीरे धीरे अगर टेम्परेचर रेज करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल लिक्विफिकेशन की ओर चला जाएगा और सॉलिड, लिक्विड और गैस का ऐसा ग्राफ बनेगा. ठीक है. 5 का 6 नंबर पॉइंट लिखना है. 6 नंबर पॉइंट लिखना है या मतलब जो भी पॉइंट है देख लेंगे. 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे, they are anisotropic in nature. They are anisotropic in nature, that is have different property in different direction. That is have different property in different direction. अब तक की क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिया, जरा मैं रिपीट कर देता हूं. एमरफस सॉलिड के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लें आप. सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट ट्रू सॉलिड, उसके नीचे अंडरलाइन करना था, मैंने आपको बोला था वो अंडरलाइन करना है. आइसोट्रॉपिक के नीचे अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एनिसोट्रॉपिक के नीचे अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइसोमर्फस, पॉलीमर्फस विद एग्जाम्पल, उसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, उनके जो नाम लिखे हुए हैं हमें याद रखना है. जैसे व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला पिछले क्लास में पूछा हुआ है, ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ये सब थोड़ा हम याद रखेंगे. हालांकि व्हाइट और ग्रीन विट्रियोल अभी हम 2-3 बार और पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के कोर्स में, लेकिन थोड़ा हमें इसे याद ही रखना है. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, कर लिया होगा आपने इतनी बात. एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ CS क्रिस्टलाइन सॉलिड. एग्जाम्पल ऑफ CS क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें लिखेंगे NaCl, कुछ भी लिख सकते हैं, NaCl, ZnS, Cu लिख लो, Ag लिख लो, Au लिख लो, आयरन लिख लो. ये सिल्वर है, गोल्ड है. ये Au का मतलब होता है गोल्ड. ठीक है, Au का मतलब होता है गोल्ड. यहां लिख देता हूं, Au का फॉर्मूला होता है आरम, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं गोल्ड. ये आरम वर्ड से बना हुआ है Au. ठीक है, कर लिया हमने. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. नेक्स्ट हमारे हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. उसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट particles and FOA. ये FOA मतलब है force of attraction, and FOA force of attraction between particles CS crystalline solid are classified crystalline solid are classified in 4 categories. In four categories लिख दिया आप लोगों ने. जरा मेरी बात ध्यान से सुने. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि हमारे कोर्स में जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है बहुत डिफिकल्ट है, वो 50% का वेटेज रखता है. जरा थोड़ा मेरी बात ध्यान सुन लें आप. जेई मेंस में, जेई एडवांस में और बोर्ड में वो 50% नंबर का वेटेज अकेला रखता है. इतना बड़ा वो मतलब पोर्शन है और बहुत डिफिकल्ट है. आप जानते हैं उसमें हम एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हैं. अगर हम उसमें एनसीईआरटी शुरू में फॉलो करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा. बहुत सारे टीचर एनसीईआरटी फॉलो करके पढ़ाते हैं, उसमें मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि बिना एनसीईआरटी मतलब जो साइड से पढ़े हुए एनसीईआरटी हो नहीं पाएगा. लेकिन जो फर्स्ट बुक है वो पूरा इजी है और वो एनसीईआरटी में है, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं साथ साथ पैरेलल एनसीईआरटी चल रहा है. जैसे 11 में हमने फिजिकल और इनऑर्गेनिक जब पढ़ाया था तो एनसीईआरटी चल रहा था, तो इसमें भी क्रॉस वेरीफाई के लिए आप टाइम टू टाइम एनसीईआरटी वगैरह देख सकते हैं. अब जरा ये जो हमने लिखवाया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑब्लिक पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, लिखा हम लोगों ने बिटवीन पार्टिकल, CS are classified into 4 category. ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है. प्रीवियस 10 इयर्स में ये 5 टाइम ये आ चुका है. प्रीवियस 10 में 5 टाइम ये आ चुका है. कहां पे? बोर्ड में. तो इसको जरा तैयार कर लेना. मैं जरा यहाँ समझाता हूँ.
जरा देखो एक टेबल बनाना है, टेबल पे यहाँ पे लिखना है टाइप्स ऑफ सीएस, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा भाई। मैं यहाँ पे बस समझाऊंगा, आप अपना टेबल थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, ठीक है। जरा पहले एक बार देख लो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट पार्टिकल्स, फिर एक यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा टेबल वाली लाइन बड़ा रखना है, ये वाला लाइन थोड़ा बड़ा रखना है, प्रॉपर्टीज वाला लाइन बड़ा रख लेंगे, और लास्ट वाले एग्जांपल ये थोड़ा छोटा रखेंगे। ये लिखना है थोड़ा आपको पहले अपने टेबल में, टाइप्स ऑफ सीएस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंसिस्टेंट पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज और एग्जांपल। मैं इसको जरा पूरा समझाऊंगा, टेबल याद करना आसान है, लेकिन एक बार समझा देता हूं, देख लेना फिर कर लेना उसे। जैसे टाइप्स ऑफ सीएस के बारे में अगर हम बात करें, देखें टाइप्स ऑफ सीएस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम है आयनिक सीएस। पहले वाले का नाम है आयनिक सीएस। जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, आयनिक सीएस नाम है। आपको तो पता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड, ये रफ है, इधर मैं साइड साइड में लिखा करूंगा, ये रफ है, आपके काम का नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। आप तो जानते हैं आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें ऐसा कुछ रहता है। ये कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसा ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इन दोनों में आयन फॉर्म हो रहा है। तो बुक्स में लिखा होगा कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इसके जो पार्टिकल होने चाहिए वो आयन्स ऑफ डिफरेंट नेचर होना चाहिए। क्या दो केटायन आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं क्या? नहीं। दो एनायन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आयन्स ऑफ डिफरेंट नेचर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ प्लस ऑब्लिक रेडियस ऑफ माइनस, ये इस तरीके से हो सकता है। रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन, यहाँ पे दो रेडियस लिया है जो प्लस प्लस साइन और माइनस साइन से हमने इंडिकेट किया है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने बात कर दिया है। इसके अंदर कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे पता चला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या नाम है आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफओए का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने में ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं तो लिखेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड इनके अंदर होता है। आयनिक बॉन्ड की जो भी प्रॉपर्टी होती है केमिकल बॉन्डिंग में से, वही हम कॉपी कर रहे हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है हाई एमपी एंड बीपी, जरा प्लीज यहाँ देखें, हाई एमपी एंड बीपी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद भी और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो हम नहीं लिखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को लिखा करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट पहला था हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बस बहुत है। एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं NaCl, जरा देखिए प्लीज, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, CsCl, ZnS, ZnS यहाँ पे लिखा हुआ है, Na2O लिख सकते हैं, Na2O लिख सकते हैं, CaF2 भी लिख सकते हैं एग्जांपल में। मैं एक लाइन में बोलूं तो आयनिक बॉन्ड की जो भी प्रॉपर्टी और आयनिक बॉन्ड का जो भी एग्जांपल है और जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे कॉपी किया है केमिकल बॉन्डिंग से। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो पा रहा हो। इसीलिए मैं बार बार बोलता था 11th की क्लास में कि थोड़ा 11th को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जरा से देखते हैं, दूसरे वाले का नाम है कोवेलेंट सीएस। दूसरे वाले का नाम है कोवेलेंट सीएस। कोवेलेंट सीएस में आपको तो पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए ये भी कोवेलेंट है, जरा यहाँ देखो रफ है ये कोवेलेंट, ये भी एक मॉलिक्यूल है, अब कोवेलेंट एक ये भी मॉलिक्यूल है। तो दोनों एग्जांपल को देख के पता चल रहा है कि कोवेलेंट जो होता है एटम से बनेगा। ठीक है, वेट करेंगे जरा, किसी बच्चे का कॉल है। जी जी जी। यार मैसेज आप लोग यहाँ पे करें, कोई काम हो तो मैसेज यहाँ पे करें, कोई डाउट आउट रह जाए तो, क्योंकि मैं एक बार बोर्ड पे कैसे देख पाऊंगा। यहाँ पे देखिए आप H2 और CH4 लिखा हुआ है। H2 को देख के पता चल रहा है, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कि शेयरिंग से बनेगा, और शेयरिंग दो एटम करते हैं, दो एटम शेयरिंग करेंगे, ये दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में एटम्स फॉर्म करेंगे, तो लिख सकता हूँ एटम्स ऑफ सेम ऑब्लिक डिफरेंट। क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ सेम ऑब्लिक डिफरेंट। ये जो लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी अगेन इंट्रोड्यूस किया है। मैं बार बार रेफरेंस बोलता रहता हूँ क्लास लेक्चर में कि ये यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। इसका मतलब है कि बच्चे को उस टॉपिक को भी जब पढ़ता रहेगा तो रिवाइज में थोड़ा कंफर्ट रहता है। लेकिन ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, बता भी रहा हूँ आपको। दो आइटम सेम भी हो सकते हैं और दो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अगर इसकी प्रॉपर्टी वहां से कॉपी करें तो पहली प्रॉपर्टी वहां पे भी लिखी होगी हाई एमपी एंड पीपी। जैसे डायमंड, आपको याद होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट या उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगी। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, तो हाई एमपी एंड बीपी। डायमंड बहुत ही हार्ड इन नेचर होता है। मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताया था कि डायमंड को दो सिक्कों के बीच में, दो क्वाइनों के बीच में रख के अगर हम उसके ऊपर हैमर यूज करें या किसी भी चीज से इस पे बहुत तेज प्रेशर लगाएं
तो दोनों सिक्कों में होल्स आ जाएंगे, लेकिन डायमंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत हार्ड इन नेचर होगा। और आपको याद होगा ग्रेफाइट के बारे में हमने बोला था कि ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने सारे एग्जांपल इंट्रोड्यूस किया है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल के बारे में बात करूंगा तो मैंने आपको बताया डायमंड, पहला एग्जांपल तो ये लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे ग्रेफाइट। इस बार मैं आपको डायमंड और ग्रेफाइट पूरा डिटेल में एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। एक बार डायमंड और ग्रेफाइट हम दोबारा यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है, डायमंड ग्रेफाइट। इसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एक लिख सकते हैं मॉलिक्यूल नाम है एसएनसी, एसएनसी एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं, कोवेलेंट के बाद जरा सा देखो, ठीक है, कोवेलेंट के बाद जरा सा अगला देखो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, ठीक है। मॉलिक्यूलर में भी एटम्स दोनों सेम हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर में भी एटम सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बीच में जरा देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनसीईआरटी में लिखा होगा वीएफओए, वीएफओए का मतलब होता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे ध्यान दें, लिखा हुआ है जो मॉलिक्यूलर है और एटम्स इसके सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन आता है कि कोवेलेंट में और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कोवेलेंट भी मॉलिक्यूल बनाता है। तो हमने कोवेलेंट के बारे में लिख रखा है कि कोवेलेंट दो नॉन मेटल, जरा प्लीज यहाँ देखें, दो नॉन मेटल मिलेंगे, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, तो बनेगा कोवेलेंट। मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होगा, मॉलिक्यूलर में भी ऐसा ही होगा, लेकिन बस दोनों में फर्क इतना होगा कि कोवेलेंट की बॉन्ड एनर्जी, उनके जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो एनर्जी बहुत हाई होगा, यानी इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जबकि मॉलिक्यूलर ऐसा नहीं होगा। मॉलिक्यूलर की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा मोर स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर। अगर आपको बॉन्डिंग से लिंक करके बताऊं तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखेंगे तो सेकेंडरी बॉन्ड में लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ, सेकेंडरी बॉन्ड में लिखा हुआ, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा प्राइमरी में लिखा हुआ। जो सेकेंडरी में लिखा होगा वहां पे हमने लिखा होगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम होती है, और कोवेलेंट के बारे में लिखा होगा इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। आप भी जानते हैं कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कैसी होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए इस मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा कैसा होगा, लो एमपी एंड बीपी लिख सकते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखूं, जरा देखिए, लिख सकता हूँ I2 एग्जांपल लिखूं तो HCl कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जांपल लिखूं P4, जरा प्लीज यहाँ देखें, लिख सकते हैं एसिड, इस तरीके से एग्जांपल लिख सकते हैं। और लिखवा हो तो NH3 लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। आपको कैसे पता चला सर ये वाले स्ट्रक्चर इसके एग्जांपल होंगे? आपको याद होगा वान डेर वाल फोर्स अट्रैक्शन 5 टाइप्स के थे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन एंड सो मेनी एग्जांपल्स हमने वहां पे किया। उन्हीं में से एक एक वर्ड हमने इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आयनिक केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है, कोवेलेंट भी केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है, मॉलिक्यूलर यानी वान डेर वाल फोर्स अट्रैक्शन भी केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। लास्ट एक एग्जांपल इसका लिखना है मेटालिक। लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं मेटालिक सीएस। क्या नाम है इसका, मेटालिक सीएस। आपको तो पता है कि अगर मेटल बॉन्ड बनाते हैं, जरा इधर लिख रहा हूँ रफ अगेन देखिए आप, तो मेटल में ऐसा बॉन्ड होता है, ऐसा बॉन्ड होता है, आप जानते हैं कैसा बॉन्ड होता है, इस तरीके से बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड का नाम है मेटालिक बॉन्ड। हमने ये भी केमिकल बॉन्डिंग में देखा है। तो इस सबको देख के पता चल रहा है कि एक ही तरीके के एटम होने चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एटम्स ऑफ सेम, एटम्स ऑफ सेम हम लिखा है। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखा कि ऐसे वाले बॉन्ड का नाम होता है मेटालिक बॉन्ड। क्या नाम होगा इसका, मेटालिक बॉन्ड। आपको याद होगा सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रोड्यूस किया है। और इसका हाई एमपी एंड बीपी होगा, हाई एमपी एंड बीपी होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। मेटल डक्टिल नेचर होता है तो हम लिखेंगे डक्टिल, केवल डक्टिल वर्ड यूज करूंगा ताकि आप समझ पाए, डक्टिल इन नेचर। मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब जानते हैं तो लिखेंगे केवल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं। जरा इसको रफ कर दूं साइड वाले को, ये सब हमने रफ कर दिया। और इसके जगह पे भी एग्जांपल अगर हम देखें तो मेटालिक बॉन्ड वाले एग्जांपल लिखेंगे। जैसे मेटालिक एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, FeCu, और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, CS Li Na एटसेट्रा, Na एटसेट्रा। ये चारों वर्ड हमने केमिकल बॉन्डिंग से इंट्रोड्यूस करके एक बार दोबारा रिवाइज करते हुए लिखा है। अगर ये पूरी बात समझ में आ गया हो, अगर ये टेबल आपको अच्छे समझ में आ गया हो, और टेबल आपको एग्जांपल टेबल से आएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ आएगा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे, प्लीज जरा जल्दी यस मैसेज ड्रॉप करना आगे। हो गया, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मैंने आपको बताया है।
हम टॉपिक बोर्ड की भी साथ साथ करेंगे, इसमें फर्स्ट बुक में साथ साथ करेंगे, सेकंड बुक में एनसीईआरटी में लास्ट में रिकॉल करवाता हूं क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। इसको अब पूरा रफ कर रहा हूं, आपने समझ गए होंगे, लिख लिया आपने। नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जनरल टर्म्स रिलेटेड टू सीएस। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू सीएस। लिख दिया आप लोगों ने? जनरल टर्म्स रिलेटेड टू सीएस। क्या सभी बच्चों ने लिख दिया? देखिए जरा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए या सॉलिड स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ कुछ वर्ड्स बने हुए हैं, उन वर्ड्स को हम जरा देखेंगे। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ यूनिट सेल, क्रिस्टलाइन लैटिस लिखा हुआ, क्रिस्टल लैटिस लिखा हुआ, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, उस सारे वर्ड को जरा हम एक जगह समझते हुए आएंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इन सारे टॉपिकों को हम पहले देख लेंगे तो हमें कंफर्ट होगा, हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब सॉलिड स्टेट में क्या होता है। तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कुछ टर्म्स हैं, उनको जरा हम पहले इंट्रोड्यूस कर लेंगे। इसमें पहला वर्ड है, जरा प्लीज यहां देखें, फर्स्ट वर्ड है स्पेस लैटिस। फर्स्ट वर्ड का नाम है स्पेस लैटिस। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग करेंगे स्पेस लैटिस। जरा एक बार देख लो, मैं स्पेस लैटिस जरा समझाता हूं, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे पहले देखें। एक आपका रूम है, जरा सभी बच्चे जिस रूम में बैठे हुए हैं मान लेते हैं वो रूम स्क्वायर फॉर्मेट में है। यहां जरा देखते चलो, फिर मैं इसको हम धीरे धीरे मॉडल में धीरे धीरे देखेंगे। इस एग्जाम्पल को हम करीबन 15-20 बार देखेंगे, हमें याद होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है या आप ही हैं यहाँ पे, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके 6 फेस होंगे। जरा देखो आप, इसके रिस्पेक्ट में एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा। वेट करेंगे जरा एक मिनट। ठीक है, जरा देखो, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा और एक फेस ये होगा। 4 फेस तो यही हुआ है। ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं पहले 4 फेस जरा से देख लीजिए। एक बार मैं बोलता हूं, जहां पे आप बैठे हुए हैं एक उसके ऊपर टॉप यानी रूफ, नीचे अगर आएंगे तो जहां पे मतलब आपका बेस, ठीक है, जिसपे आप बैठे हुए हैं मतलब बेस आपका, तो 2 सेट ये हो गए। उसके बाद एक राइट और एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट, तो 4 हो गया। एक फ्रंट एक बैक, कितने फेस होंगे? 6। ठीक है, कितने फेस हो गए? 6। इसी 6 फेस को हमें यहां बनाना है, लेकिन जरा ध्यान से सुने, ये पूरा बोर्ड 2D में है। किसमें है? 2D में है। जो आपके पास स्क्रीन दिखाई दे रहा है 2D में है। हमें 3D में इमेजिन करते हुए सारी बातों को लिखना है और वही हमारा जो स्पेस लैटिस होगा। अभी आप रूम का एग्जांपल बस अपने दिमाग में ध्यान रखना कि जहां बैठे हुए हैं वहां 6 फेस कौन से हैं? टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। आप देखेंगे 6 फेसेस आपको इजीली दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं इसको, स्पेस लैटिस के लिए हम क्या करते हैं कि डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। जरा प्लीज यहां देखना सबको, सेम साइज सेम डिस्टेंस का हम डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम डॉटेड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे और इस डॉटेड लाइन के हिसाब से इसको अगर हम ले लें, इस एटम को अगर हम ले लें और इसके 6 फेसेस हम देखें, तो पहला एक ये होगा। जरा प्लीज यहां देखें, एक एटम ये होगा, एक एटम तो ये होगा और एक एटम ये होगा। मान लेते हैं कि ये टॉप हुआ तो ये बॉटम है। ठीक है, ये फ्रंट ऐसे ले लेते हैं और ये बैक है मान लेते हैं, तो एक लेफ्ट भी होगा जो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं है, तो लेफ्ट कहाँ होगा? इधर होगा। जरा प्लीज यहाँ देखें, ये आइडेंटिफाई नहीं है। और थोड़ा लेफ्ट को एक बार मैं अच्छे से और थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, जरा देखें आप। हाँ, जरा देखिए आप, लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। अच्छा, लेफ्ट राइट इस पे नहीं जा सकता, इस डॉट पे नहीं जा सकता है, क्योंकि ये डॉट 2D में है। ये डॉट जो बनाया हमने 2D में है। इस डॉट के पास यहाँ एटम रखा हुआ, जरा देख लें आप, मेरे हाथ को देखिए समझ जाएंगे। ये एक एटम है, एटम के ऊपर, जैसे अगर मैं इस एटम के ऊपर बोलूं तो यहाँ एक मॉलिक्यूल होगा, एक, जरा देख लें आप, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम नीचे होगा 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक 5 और एक 6। 6 एटम इसके पास होंगे। सराउंडिंग एटम कितने होंगे इसके? 6 होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो लिखेंगे इसमें स्पेस लैटिस में लिखना है आपको रेगुलर 3 डायमेंशन, रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, रेगुलर 3D अरेंजमेंट या 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ space is known as a space lattice, is known as a space lattice, is known as space lattice, full stop। और पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, each point
each point in a space lattice, each point in a space lattice is known as lattice point, is known as lattice point, is known as lattice point. फिर लिखना each lattice point, EACH, each lattice point should have same environment, should have same environment in the entire lattice, should have same environment, लिखा लोगों ने, should have same environment in the entire lattice. इस लाइन का मतलब जरा सुन लें क्या है। इस लाइन का बस इतना मतलब है कि ये जो पॉइंट वाली लाइन है, ये जो 6 पॉइंट की लाइन है, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सबों की डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे बना हुआ है। मान लेते इसका डिस्टेंस अगर 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। सेम डायरेक्शन मतलब अलग अलग भी डायरेक्शन में अगर बने हुए तो इनका डिस्टेंस कैसा है, सबका सेम है। तो पहला हमारा स्पेस लैटिस था, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दूसरा जरा सा देखिए क्या लिखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरे का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जरा सा देखें क्या है। ये जो हमने डॉटेड लाइन यहाँ बनाया था, दोबारा एक बार बना रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये जो डॉटेड लाइन हमने यहाँ बनाया था, आप जानते हैं डॉटेड लाइन जो हमने यहाँ बनाया था इस तरीके से, ये रफ है, लिखना नहीं है आपको। तो जो हमने डॉटेड लाइन पे ऐसे एटम्स इंडिकेट किए थे, इसी एटम्स को अगर हम क्रिस्टल फॉर्म में लाने के लिए, क्रिस्टल मतलब आयंस, एटम या मॉलिक्यूल लेकर आए, जैसे आयन का मतलब हो गया Na+ लेकर आ जाए और इसके साथ हम Cl का ऐसा फिगर बना दें। जरा प्लीज यहाँ देखिए, इस तरीके का बना दें, ठीक है। ऐसा अगर हम ड्रॉ कर दें, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, स्पेस लैटिस में जो पॉइंट बने हुए हैं, जो लैटिस पॉइंट बने हुए हैं, उस लैटिस पॉइंट की जगह पे हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल रख दें। क्या रख दें, एटम, आयन या मॉलिक्यूल को अगर रख देंगे तो ऐसे वाले का नाम होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया हो। लिखेंगे व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ, व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ a space lattice, when all the points of a space lattice are replaced by atoms oblique ions, are replaced by atoms oblique ions oblique molecule, atoms oblique ions oblique molecule, then the crystal lattice is obtained, then the crystal lattice is obtained, then the crystal lattice is obtained। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इस फिगर को जरा ड्रॉ कर लेंगे। कल मैं थोड़ा अभी और पढ़ा रहा हूं इसमें, लेकिन जरा एक बार सुन लें आप। कल की क्लास से जब भी अब क्लास होगी, केमिकल बॉन्डिंग की कॉपी जरा साथ में रखेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हमने कुछ कुछ वर्ड लिख रखे हैं जिसको अब हम थोड़ा देखेंगे कि वर्ड कहां से वहां पे गया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम जरा सा साथ साथ में देखते चलेंगे। नेक्स्ट जरा सा एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला था हमारा ये, फर्स्ट हमारा स्पेस लैटिस, दूसरा था हमारा क्रिस्टलाइन लैटिस, थर्ड हमारा इसके अंदर है यूनिट सेल। थर्ड हमारा है यूनिट सेल, जिसको हम बोलेंगे यूसी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में। कहां पे आएगा, बोर्ड में। यूनिट सेल के बारे में जरा सुन लो क्या है। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, उस बिल्डिंग की हाइट, लेंथ, जरा ध्यान सुना, उस बिल्डिंग की हाइट, लेंथ, डायमीटर, एरिया, सरफेस, कुछ भी डिफाइन करने के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, उसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल। फिर से बोल रहा हूं, मान लेते हैं कि जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपकी बिल्डिंग का आपका रूम हो सकता है। उस रूम का, जरा ध्यान सुना, उस रूम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसके ब्रिक्स हो सकते हैं। मान लेते हैं जैसे, जरा प्लीज यहाँ देखो, ये पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का छोटा सा ये रूम इसको डिफाइन करता होगा, और ये छोटा सा रूम, जरा प्लीज यहाँ देखना, ये छोटा सा रूम इस ब्रिक्स से डिफाइन होता होगा। तो ये जो ब्रिक्स होगा, इन सबों के यूनिट सेल होंगे। क्या होंगे, यूनिट सेल होंगे। अगर इस ब्रिक्स का हम हाइट ले लें, कितना हाइट है या डिस्टेंस अगर हम ले लें, और इसी के ऊपर और ब्रिक्स अगर हम लगा लगा के बनाएंगे, तो जो भी वॉल बना होगा, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी होंगी, उसका भी हमें आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है। एक चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट बात जरा देखो क्या है। अगर मान लेते हैं, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें, आप जिस रूम में बैठे होंगे, जरा प्लीज यहाँ देखो, जिस रूम में आप बैठे होंगे अभी, मान लेते हैं फ्लैट में अगर बैठे होंगे, घर होगा, गाँव में तो घर रहता है, तो घरों में तो ये चीजें हमें देखने को कम मिलेंगी, लेकिन अगर आप फ्लैट में बैठे हुए हैं, तो इस फ्लैट के बगल में भी एक यहाँ फ्लैट होगा, जरा प्लीज यहाँ देखें, एक इस फ्लैट के बगल में भी यहाँ एक फ्लैट होगा, इस फ्लैट के इधर भी एक फ्लैट होगा, और इस फ्लैट के इधर भी एक फ्लैट होगा। 4 तो इधर दिखाई दे रहे हैं। इस फ्लैट के ऊपर भी एक फ्लैट होगा, और इस फ्लैट के नीचे भी एक फ्लैट होगा। जरा प्लीज यहाँ देखें, ये आपका फ्लैट है जहां बैठे हुए हैं। मेट्रो सिटी में आजकल फ्लैट चलता है, तो यहाँ बैठे हुए हैं आप, तो इसके ऊपर एक फ्लैट, इसके नीचे एक फ्लैट, 2 फ्लैट हो गए। जरा सा देखो आप,
इसके इधर एक फ्लैट और इसके एक इधर फ्लैट, 4 फ्लैट हो गए। 4 फ्लैट तो ये जैसा हो गया। इसके बाद जरा देखो इसके 2 फ्लैट और में डिफाइन करना है, यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, कितने टोटल इसके फेस दिखाई देंगे, 6। एक रूम का टोटल जो फेस होगा कितना होगा, 6 होगा। इसको जब हम, मैं फिर से कह रहा हूं बार बार, इस लेक्चर में हमने आपको पहले ही लेक्चर में बोला है कि हम बार बार क्या करेंगे, मॉडल हम देखते रहेंगे, मॉडल पीपीटी स्लाइड्स हम सब देखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। ये चैप्टर पूरा का पूरा 3D में है, लेकिन हमारा कॉपी और नोट्स किसमें, 2D में। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा हो। तो यूनिट सेल में लिखेंगे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, smallest repeating unit, smallest repeating unit in any crystal, in any crystal which on repetition, which on repetition again and again, again and again generate the whole lattice, generate the whole lattice is known as, is known as lattice, sorry, is known as unit cell, is known as unit cell, is known as unit cell। लिख दिया आप लोगों ने। फिर लिखना है फुल स्टॉप, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, entire crystal, entire crystal and there are infinite unit cell, entire crystal and there are infinite unit cell of crystal, of crystal there are infinite unit cell of crystal, full stop लिखना। there are two type of unit cell, there are two type of unit cell। फर्स्ट का नाम है, जरा प्लीज देखें यहाँ पे, प्रीमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। फर्स्ट का नाम है प्रीमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, फर्स्ट का नाम है प्रीमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। इसमें लिखेंगे यूनिट सेल, इसका डेफिनेशन लिखना है, यूनिट सेल इन विच, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट, in which lattice point at corner, unit cell in which lattice point at corner, lattice point at corner। मैं ये आपको बताऊंगा ये सब क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी बस फिलहाल लिखना है आपको। सेकंड जरा दूसरा लिखना है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव या इसका बुक्स में नाम लिखा हुआ नॉन प्रिमिटिव का सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें लिखेंगे यूनिट सेल इन विच, इसमें लिखेंगे यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर, प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर्ड, एज वेल एज सेंटर्ड। रिपीट कर दे रहा हूं, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट, unit cell in which lattice point at, लिखा लोगों ने, in which lattice point present at corner as well as centered। कमिंग क्लास में जरा हम लैटिस पॉइंट को जरा ध्यान से देखेंगे कि लैटिस पॉइंट सेंटर्ड क्या है और सिंपल क्या है, ये देखेंगे। इसका फिगर वगैरह थोड़ा हम देखेंगे बना के। एक बार मैं इस चैप्टर में, मैं देखो मैंने पिछले साल कैसे पढ़ाया था, जो इस बार 12th है यहाँ पे, उनको हमने जैसे पढ़ाया एज इट इज, जितने नंबर का पेपर बोर्ड में आता है या जेई में आता है, उन्होंने उतने नंबर ऑक्यूपाई इजीली किए हैं। तो मैंने जब उनसे बात की कि कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि सर आपने फॉर्मेट बहुत इजी रखा था। एक बार हम पूरा चैप्टर पहले पढ़ेंगे, जब हम कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, मतलब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, 3 लेक्चर 4 लेक्चर कर लेंगे या 3 to 4 लेक्चर कंटिन्यू करने के बाद हम इसकी पीपीटी देखेंगे पहले कि 3D में इसका व्यू कैसे है। एक बार मैं 3D बार बार पेन से बना बना के आपको दिखाऊंगा, आप समझ पाएंगे ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। फिर उसका हम पीपीटी एक देखेंगे। पीपीटी तो मैं आपको दे नहीं सकता हूं, लेकिन पीपीटी मैं आपको वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि ये लैटिस पॉइंट राइट से आता हुआ तो क्या चेंज करेगा, कितने साइज का छोटा एटम उसके अंदर मिला के फिट करेंगे तो उसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। तो एक बार जब फिगर में बार बार देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत आसान है, देखने में बड़ा लगेगा शुरू में, लेकिन बहुत आसान है। और इसकी रिवीजन 5 मिनट में बच्चे करते हैं और अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।